ईथर। तुम लोग आईआईटी वालों की बता दो तुम्हें कौन कौन से टॉपिक पे टेस्ट देना है, तो मैं उसके हिसाब से भी टेस्ट बनवाऊं। मतलब केमिस्ट्री का तो मैं टॉपिक बता दूंगा तुम्हें, एल्केलाइड जैसे है ना। तुम्हें फुल चाहिए ना, तो अच्छा ठीक है, मैं बताता हूँ, तुम मेरे को बताना कि ये वाले टॉपिक में तुम कंफर्टेबल हो कि नहीं है, ठीक है ना। और टेस्ट कौन सा देना, मेंस का कि एडवांस का? मेंस का देना, ठीक है। अगला टेस्ट तुम्हारा, मैं यदि मैं भूल जाऊं प्लीज तुम लोग ग्रुप पे लिख देना एक बार, सर मेंस का आईआईटी का फुल सिलेबस टेस्ट। तो मैं क्या करूंगा, अपने दोस्तों से जुगाड़ लूंगा, हाँ कहीं से भी ले आऊंगा टेस्ट। ईथर, ठीक। अब ईथर में, ईथर इज अ पोलर कोवलेंट कंपाउंड। लिखो बेटा जल्दी से, ईथर, आज से टॉपिक ईथर पढ़ना है। लिखो, ईथर इज ए पोलर कोवलेंट कंपाउंड। ईथर इज ए पोलर कोवलेंट कंपाउंड, ठीक है ना। यार एक 20 रुपए वाली चॉकलेट ले आना यार, अभी नहीं बाद में, वो शिवम को दे देंगे। शिवम ने सबसे ज्यादा नंबर लाया ना, तू देखना बैठ के। हाँ तो ईथर इज अ, हाँ बेटा, हाँ जो भी टेस्ट पे सबसे अच्छे नंबर लाएगा उसको देंगे 20 रुपए वाली चॉकलेट। 2 रुपए वाली भी नहीं, जिसके फर्स्ट नंबर आएंगे उसको। और जो टेस्ट नहीं देगा उससे 20 रुपए लगेंगे, ठीक है ना। तो ये वाली 20 का इंतजाम तो हो गया। गीपेश ने, तूने लेकिन इन्फॉर्म करना है कि टेस्ट क्यों नहीं दे रहे हो, ठीक है ना। जैसे अब पूर्वांग ने बोला था टेस्ट देगा लेकिन वो आया नहीं, तो उस पर 20 रुपए का फाइन लगेगा। इसने बता दिया था कि ये आएगा नहीं, लेकिन अगली बार से ऐसा नहीं होगा। अगली बार से यदि आप टेस्ट नहीं दे रहे हो तो फाइन तो लगेगा, भले 10 रुपए का लगे। क्लियर दीवान? और वो जितना भी फाइन का पैसा कलेक्ट होगा टॉपर को बांट दिया जाएगा। ठीक है ठीक है, चलो ईथर, हाँ जो भी पैसा कलेक्ट हुआ मैं अपने पास थोड़ी रखूंगा, उसको बांट दो। ईथर कलेक्ट नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, मुझे तुम लोगों पे भरोसा है। ईथर, चलो बेटा, ईथर इज ए पोलर कोवलेंट कंपाउंड। पहली बात, जैसे देखो, जैसे ईथर ये है, सब लोग अब ध्यान दे बेटा, जितनी देर की भी क्लास है मस्त करते चलो। ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, करेक्ट है। लोन पेयर का अपना एक वेक्टर होता है जो कि ज्यादा डोमिनेटिंग होता है बॉन्ड पेयर की तुलना में। अब इस वेक्टर को कैंसिल करने के लिए कोई वेक्टर नहीं है, बोलो बच्चे, इसलिए हम बोलेंगे कि ये जो है वो कैसा है, पोलर कंपाउंड होगा। क्लियर है बेटा? अब ईथर के भी कई वैरायटी होती है, जैसे सिंपल ईथर होते हैं, मिक्स्ड ईथर होते हैं। सिंपल ईथर का मतलब एक ही टाइप का एल्काइल ग्रुप होगा दोनों ओर, और मिक्स्ड ईथर का मतलब दो अलग अलग एल्काइल ग्रुप होंगे। करेक्ट है बेटा? अगला साइक्लिक ईथर, दुनिया जानती है साइक्लिक ईथर, ये होता है साइक्लिक ईथर। बोलो बेटा, ये होगा साइक्लिक ईथर, ठीक है जी। इसको अपन बोल देंगे 1,2 इपॉक्सी प्रोपेन, ठीक है जी। 1,2, हाँ 1,2 इपॉक्सी प्रोपेन, या मिथाइल इपॉक्साइड, इपॉक्सी मीथेन, नहीं कुछ और नाम था इसका, क्या लिखा है तो कोई नाम लिखा है तो मैंने इसका। अब ये लिखो 1,2 इपॉक्सी प्रोपेन, और नॉमेनक्लेचर में देखना इसका एक और अल्टरनेटिव नॉमेनक्लेचर मैंने लिखाया है। दिस इज 1, 2, 3, 1,3 इपॉक्सी साइक्लोब्यूटेन,
हाँ 1,3 इपॉक्सी प्रोपेन, 1,3 इपॉक्सी प्रोपेन, राइट। ठीक बेटा, इसको और एक और है ऑक्सी, इसको बोलते हैं ऑक्सीलोन। अरे भाई मैं लिख देता हूं, एक बार सुन लो यार रट्टा, ऑक्सीलोन है ये। अरे भाई होता है ना, हाँ फुरान भी बोल, नहीं फुरान नहीं बोलते उसको, ऑक्सेन होता है। हाँ डाई ऑक्सेन होता है, यूरान अलग चीज होती है, उसमें 2 डबल बॉन्ड होंगे। ठीक, एक होता है ऐसे, ये क्राउन ईथर है, क्लियर बेटा, ये क्राउन ईथर है और इसका नाम होता है 12 क्राउन 4, 12 क्राउन 4। कॉमन सेंस लगाओ, आ जाएगा समझ में। ये वाले को बताना, ये वाला कौन सा होगा। मन ने तो लिख लेंदा है, बोलो क्या हुआ ये। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 क्राउन 4, क्लियर है। चलो 18 क्राउन 6 बना सकते हो, बना लेना। बेटा डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो और डाइपोल का वेक्टर उस दिशा में लगा होता है जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेजरली जाती है। तो एक वेक्टर तो इस दिशा में होगा, एक वेक्टर इस दिशा में होगा। वेक्टर की पूंछ को काट देते हैं अपन केमिस्ट्री में, डाबरमैन बना देते हैं उसको। हाँ, और लोन पेयर भी जैसे आउटवर्ड डायरेक्टेड होता है, तो इसका भी वेक्टर यूं होगा। अब तुम्हें जितना ज्ञान है मैथ्स का, उसके हिसाब से तुम लगा सकते हो कि इसका वेक्टर सम नेट जीरो तो नहीं आ सकता, तो जिसका नेट वेक्टर सम जीरो नहीं आएगा उसका म्यू नॉट इक्वल टू जीरो हो जाएगा, एंड देयरफॉर इट इज पोलर कंपाउंड। समझ ला, चैप्टर का नाम केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है बेटा। हाँ जी, अभी 3 चैप्टर रिवाइज होने वाले हैं मंडे से, मैं आपको बता दूं 11:30 बजे से। सोल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स, जिसको पढ़ने हो आ जाना। हाँ अरे तो तुम तो वहां पढ़ रहे हो ना, वहीं पढ़ लेना। हाँ हाँ बोल सकते, इसको क्राउन बोलेंगे। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट ना। हाँ है वैसे, लेकिन आई डोंट थिंक सो उसके लिए वर्ड क्राउन यूज करना चाहिए। एक ही ऑक्सीजन, हाँ इन जनरल तो ऐसे ही। जी चलो गाइस, अब पढ़ेंगे जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मिटा दूं क्या? आईफोन कौन है? नहीं नहीं, क्लास में आईफोन कौन, किसके पास है? नहीं, मनस्वी तो यहीं बैठी है।
आईफोन से कौन आया हुआ? चलो भाई कोई बात नहीं, जो भी हो आगे बढ़ जाए। चाचा है बेटा? अरे कहा हैक करेंगे, मेरा पोछा का चला गया। कौन रख के आया हूं आप? हैं? अच्छा इतनी देर से पोछे की जरूरत नहीं पड़ी क्या? तभी। चल भाई चलो, जब तक मैं मिटा रहा हूं आप टॉपिक डाल दो। प्रिपरेशन ऑफ ईथर, प्रिपरेशन ऑफ ईथर। एनसीईआरटी है क्या तुम लोग पास? बेटा एनसीईआरटी लाए हो क्या? है? ठीक है रखे रहो, मतलब अभी पूछूंगा। प्रिपरेशन ऑफ ईथर करेक्ट है? What is preparation of ether? Number 1, from Ag2O, from Ag2O, RI है ना, मॉइस्ट लेंगे तो अल्कोहल बन जाएगा, प्लस Ag2O, ड्राई लेंगे बेटा, यदि मॉइस्ट ले लिया तो क्या होगा, AgOH बन जाएगा, वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करके अल्कोहल बना देगा। पर AgI को ले जाएगा, प्रेसिपिटेट AgI का बन जाएगा, जो कि येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है, इनसॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है, और यहाँ पे बन जाएगा ROR, येलो PPT, इनसॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड। सही, आगे बढ़ते हैं। विलियमसन ईथर सिंथेसिस, ठीक है बेटा, लिखो विलियमसन कंटिन्यूअस इथरिफिकेशन, लिखना विलियमसन कंटिन्यूअस इथरिफिकेशन। इसमें हम C2H5OH लेंगे, H2SO4 के साथ 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर C2H5HSO4 बना लेंगे और जल बाहर निकल जाएगा। ये शुद्ध रेक्टिफिकेशन की बात है। C2H5HSO4 in presence of C2H5OH at 140 degree centigrade will form C2H5OC2H5 plus H2SO4 plus H2SO4। ठीक है बेटा, देखो इसमें इथाइल अल्कोहल को 140 डिग्री सेंटीग्रेड पे H2SO4 के साथ रखते हैं टू ऑब्टेन दिस डाइथाइल ईथर। अब इसको कंटिन्यूअस इथेरिफिकेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो सल्फ्यूरिक एसिड है, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो वापस से रीऑब्टेन हो गई तो इसी को वापस से अपन यूज कर सकते हैं। बट इस रिएक्शन के दौरान पानी बनता है, पानी बनने से सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट हो जाता है, तो डाइल्यूट हो जाता है, तो यदि डाइल्यूट हो जाएगा तो इस रिएक्शन को नहीं करवा पाएगा। तो इस रिएक्शन को करवाने के लिए हमें कंटिन्यूअसली सल्फ्यूरिक एसिड बाहर से डालना पड़ता है, इसलिए इसका नाम होता है कंटिन्यूअस इथेरिफिकेशन। बोले बेटा,
मतलब here H2SO4 required to do process is regenerated in second step. However, since H2O is also formed, it gets diluted. Therefore, we need to add H2SO4 continuously. ठीक है जी। अब इसमें एक बात मैं आपको बताता हूं, एक चीज जो अब तक लिखी इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, यदि C2H5OH लिया जाए और H2SO4 की प्रेजेंस में रखा जाए 100 डिग्री से लेके 110 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है। इसी को 140 पे लिखा जाए तो डाई इथाइल ईथर मिलता है। एक और टेम्परेचर है कोई सा, अरे वो तो है उसके बीच में एक और टेम्परेचर। हाँ जी, एक जीरो बच गया, जीरो ऊपर लिखना था, जीरो। एक सेकंड सर, HSO4 इसको 110 कर देता हूं और इसको कर देता हूं 0, और ये बना देगा डाई इथाइल सल्फेट। इसी को 140 डिग्री सेंटीग्रेड पे रख दो, ये बना देगा C2H5O C2H5, और इसी को 170 पे रख दो तो डिहाइड्रेशन हो जाता है। अब ये चीज अत्यंत 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 महत्वपूर्ण है, समझे। ये काम अपन H3PO4 की प्रेजेंस में भी करा सकते हैं, बट वहां पे टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा रहता है। क्लियर है? हाँ बेटा, ऐसा है कि हाँ होती जाएगा। जो आपने ये बनाया है ये तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो प्रोडक्ट बदलता जाएगा, और क्या। ठीक है जी, चलो गाइस अब सुनो, मुझे एग्जैक्टली इसका टेम्परेचर याद नहीं आ रहा है किसका, H3PO4 का, लेकिन ज्यादा है इसकी तुलना में। और मुझे एग्जैक्टली याद नहीं H3PO4 की प्रेजेंस में कितना टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, शायद मैं लिखाया नहीं होगा, दिखेगा भी नहीं कहीं में। कोई ढूंढ सकता है कि मेरे लिए टेम्परेचर रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद H3PO4? एक 250 या 230 डिग्री है, कुछ ऐसा है जब एल्कीन बनता है। थोड़ा हाईयर टेम्परेचर लगता है H3PO4 में, एग्जैक्ट टेम्परेचर मुझे याद नहीं आ रहा है, क्या करें, अब याद ना आ रहा तो चलो गाइस। इसके बाद ये था विलियमसन कंटिन्यूअस इथरिफिकेशन, ठीक है। इसके आएगा विलियमसन ईथर सिंथेसिस। अगला हमारा जल कहां चला गया, हमारी बिरसेली कहां है? हाँ, बार्सिलोना से लाए थे हम इसे। हाँ चाय के लोग क्या क्या करते चाय मॉडल नहीं, फील है, फील से नहीं। वाह विशाल वाह, तू नहीं करता ना तो तेरे को नहीं मिलती, खत्म बात। तू खुश रहे, बिठा दूं मैं इसको।
आज तो चाय में चॉकलेट डाल के लाया हूँ, बता दूं। बहुत ही शानदार चाय लाया, बहुत ही ज्यादा। बेटा लिखो विलियमसन ईथर सिंथेसिस, लिखो विलियमसन ईथर सिंथेसिस, आरआई की रिएक्शन RONA के साथ, विलियमसन ईथर सिंथेसिस, विलियमसन ईथर सिंथेसिस, आरआई की रिएक्शन RONA के साथ, ROR प्लस ना आई, ना आनी थी ना आई। क्लियर है बेटा? चलो आई, इसके बाद RI CH3I लिया और CH3ONA लिया, तो इधर मस्त SN2 रिएक्शन होगी और ईथर ईथर बनेगा। आई मान लो तुमने CH3ONA लिया, ये अच्छी भैंस है, और यहां पर आपने लिया CI CH2I CH3, 2 डिग्री एल्कल 2 डिग्री आयोडाइड हो गया। ये 1 डिग्री एल्कलाइड था, 2 डिग्री में H भी निकल सकता है, ये इधर भी जा सकता है और ये इधर भी जा सकता है, दोनों हो सकती है। तो यहां पर CH3O CH3 20% मिलेगा, प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH3 एल्कीन, इसको क्या बोल सकते हैं अपन? मतलब 1 2 3, ठीक है, जो बोलना बोल देना। हाँ वही मैं सोच रहा हूँ, आइसोब्यूटीन बोल सकते हैं क्या? बिल्कुल, ये आइसोब्यूटेन था, तो इसका H हटाया इधर लगाया, तो इसको आइसोब्यूटीन बोल सकते हैं। ठीक है जी। अब यदि 3 डिग्री एल्किल आयोडाइड लिया तो क्या होगा? तो लपक के वही बनेगा, कौन? मेजर प्रोडक्ट है। समझ गए मेरी बात को? हाँ रे यार, अच्छा वेटिंग रूम क्यों लगा के रखा है? वो बोल रही वेटिंग रूम में बैठी है बहुत देर से। अच्छा तू आईफोन में थी क्या? आईफोन वाला तू ही थी क्या? हाँ तेरा वेटिंग रूम में आ ही नहीं रहा। हाँ तो चल वेटिंग लगा। हटा देना भाई सेटिंग। इधर कौन से मतलब इसे देखने के लिए इधर उधर से। आज तू भी मेरी तरह पिंक पहन का? 1 2 3 4, थोड़ा सा 4.25। भाई साहब क्लास चल रही, सीरियसली हम लोग पढ़ रहे हैं, वहां पे चैटिंग चल रही है। यार मोबाइल क्लास में यूज करना तो बहुत ही बड़ा पाप है। ले बेटा मेजर प्रोडक्ट।
और हाँ, अब पेंसिल वापस आ गई, आप केबिन में बैठ के पढ़ सकते हो। जो भी पेंसिल ले गया तो उससे पेंसिल वापस कर दे। चलो बेटा, हो गया। चलो चलो, हो गया। एक और क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, आप लोग मेरे को बताना। चलो आओ, क्या इस केस में ईथर बनेगा या नहीं बनेगा? अरे यार, तुम तो मतलब देखा तक नहीं क्वेश्चन। अच्छा, मतलब तुम यार हर आंसर देते हो उस पर लीपापोती क्यों करती हो? मतलब बन जाएगा लेकिन थोड़े से पुअर अमाउंट में बनेगा। एक काम करो, चश्मा ढंग से लगाओ फिर देखो। चश्मा ढंग से लगाओ फिर देखो। अरे मेरी तरफ नहीं, उसकी तरफ। एल्कीन बनने के लिए 2 कार्बन, मैं अपने सर में नहीं मार सकता ये। भाई एल्कीन के लिए 2 कार्बन चाहिए ना, कैसे बन जाएगा? ये भैंस यहां से कौन सा H निकालेगी बीटा पोजीशन से जो एल्कीन बनेगा? ईथर ही बनेगा, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। मैंने जबरदस्ती ये क्वेश्चन पूछा था क्योंकि मैंने यहाँ बहुत अच्छी भैंस दी, तो मुझे पता था इतनी अच्छी भैंस देख के तुम यहाँ देखोगे ही नहीं, तो एल्कीन बनाओगे, एलिमिनेशन कराओगे इतनी अच्छी भैंस की प्रेजेंस में। अच्छा ना तुमने ऑफमेन प्रोडक्ट नहीं बना दिया, क्योंकि इतनी बड़ी भैंस देख के तो लोग ऑफमेन प्रोडक्ट बना ही देते, लेकिन ऑफमेन प्रोडक्ट के लिए आपको भैया अल्फा बीटा कुछ तो चाहिए। ईथर ही बनेगा, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। कोई बात नहीं, आओ और लड़ाई करें। अगला वाला नहीं मिटा रहे, जाओ। ये वाली, ये वाली, ये वाली, दोनों नहीं है। ये भैंस अच्छी है, तो भैंस अच्छी होती है तो वो एलिमिनेशन करा सकती है। ये अल्फा पोजीशन है। अल्फा किसको बोलते हैं? जहां फंक्शनल ग्रुप लगा होता है उस कार्बन को अल्फा कार्बन बोलते हैं। ये अल्फा, ये बीटा है। तो अच्छी बेस होती है तो बीटा एंटी एलिमिनेशन रिएक्शन हो सकती है, तो इसलिए बीटा पोजीशन से H बेस ले जाएगा और ये इधर गिरेगा। अच्छा, इसलिए नहीं आई समझ, अब आया समझ। ये बाहर निकल जाएगा, एल्कीन बन जाएगा। एक काम ये भी हो सकता था कि ये इधर से उठ के इधर अटैक करता, इधर नहीं लेता, इधर अटैक करता, लेकिन स्टैटिक हिंड्रेंस के कारण इधर अटैक करना इतना आसान नहीं होता। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थोड़ी सी मुश्किल होती है, क्योंकि विकास सुनो तो सब्स्टिट्यूशन कराने के लिए, इसको बोल रहा था, इसको बोल रहा था, सब्स्टिट्यूशन कराने के लिए क्या होता है कि आपको कार्बन पे जाके अटैक करना पड़ेगा, तो यहाँ पे कार्बन पे अटैक करने के लिए इनसे लड़ना पड़ता है, तो इट इज नॉट अ इजी रिएक्शन। इसलिए क्या होता है, वो चुपके से साइड से बीटा हाइड्रोजन निकाल लेता है, इधर जाता है उधर जाता है। एक जमाना से मैंने एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ाई थी तब ऐसी बातें करी थी, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। यहाँ पे तो सवाल नहीं उठता, ये 3 गप्पू बैठे हुए हैं, तो ये तीनों इसको अंदर तक घुसने ही नहीं देंगे, तो कहेंगे यहाँ से प्रोटॉन निकाल ले तू, तो बेहतरीन निकल ले, मेजर प्रोडक्ट, ठीक। और वो समझ गए? चलो अगला। एक और,
अब इसमें ये फैक्चुअल बात हो गई। यही है मेजर प्रोडक्ट। इसमें वो नेगेटिव है ना, इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ जाएगा। ये बन जाएगा। दैट इज हाउ यू विल फॉर्म दिस। बेटा ये थोड़ा सा बात फैक्चुअल हो गई, मैं आपको सच बोलूं तो इस फैक्चुअल बात को आप याद रखो, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन, CH2CHCl प्लस CH3ONA। अरे आप सब चैंपियन लोगों को बता दो बेटा, घबराओ मत। ठीक है ठीक है ठीक है, आप सब बहुत चैंपियन लोगों, चलो बताओ। हो जाएगी पहली वाली ये इधर और ये इधर पार्शियल डबल करेक्टर है, ये इधर नो मीन्स नो। व्हेन अ रिएक्शन सेज नो इट मीन्स नो। फिर सेकंड वाली, अभी थोड़ी देर पहले सेकंड, अच्छा ये वाली ये तो बेटा देखो, ये इतना अच्छा बेस है ना, शुरू से उसके मुंह पे लिखा है एलिमिनेशन कराएगा, तो मैंने कहा ये एक फैक्चुअल बात हो गई, याद कर लेना ज़्यादा सही है, ठीक है ना। पर ये तो बेस इतना बड़ा, एलिमिनेशन ही कराएगा। बेस में क्या होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस बड़ा होने से बढ़ जाता है। एक तो अच्छा बेस, ऊपर से स्टेरिक हिंड्रेंस, और तीसरी बात एसिड बेस रिएक्शन अच्छी होती है। तीन कारण क्यों एलिमिनेशन होना चाहिए, समझा? समझ गया? यहां पर एलिमिनेशन होगा कि नहीं होगा? तो ऊपर वाली ये वाली, इसको याद रखना है क्योंकि इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। बोलो बेटा, ईथर बन जाएगा। समझा कि नहीं समझा? इसमें ये कंफ्यूजन तो नहीं हुआ कि लोन पे रेजोनेंस में चला जाएगा, इसकी वजह से रिएक्शन नहीं होगी। थोड़ी स्लो डाउन भले हो जाए पर रिएक्शन होगी। होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। इसको क्या बोलते हैं बेटा? दिस इज एनीसोल। हाँ बेटा, आप क्या करें? ठीक है। अरे देखना वो पानी ना भर जाए उसमें, मोबाइल में। चलो बेटा हो गया बेटा। चलो एक रिएक्शन बताता हूं, सभी बच्चे मुझे बताएंगे क्या प्रोडक्ट बनेगा, बोलना। ONA प्लस C2H5Cl प्लस C2H5ONA, इसका एक ही इक्विवेलेंट है, क्या बनेगा? बताओ, दिमाग लगाओ। क्या नहीं, बताओ क्या बनेगा? सोचो। लास्ट की नहीं मिटाऊं? ठीक है, ये वाली दो तो मिटा दूं। हाँ बस, तो दो ही मिटा रहा हूं। तीसरी वाली रिएक्शन में बनाने जा रहा हूं। हाँ जी, ये वाली रिएक्शन में क्या बनेगा? ये दो लोग तैयार खड़े हैं SN2 रिएक्शन करने के लिए, बोलो बेटा, और ये एक ही अकेला तैयार खड़ा है।
पर इसका लोन पेयर नहीं गया रेजोनेंस में, इसका लोन पेयर गया रेजोनेंस में, देयरफॉर यही वाला अटैक करेगा। C2H5O C2H5 बनेगा। ऊपर वाली रिएक्शन देखो और बताओ क्या बनेगा, घबराना मत, बता देना क्या बनेगा। ONA, हाँ जी, क्या बन गया बचुआ? सबसे पहले ये देखो उपाले में यदि इस, मैं बताऊं CH3 CH2 आई है, प्लीज डोंट टॉक। यदि इसने यहां अटैक किया तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी SN, पर यदि इस भैंस ने SH को निकाला तो एसिड बेस रिएक्शन होगी। कौन सी रिएक्शन फास्ट होगी? एसिड बेस फास्ट होगी। तो सबसे पहले ये दोनों भिड़ जाएंगे, ये दोनों भिड़ गए तो ONA बन जाएगा बेटा। उसके बाद CH3 CH2 के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है अदर देन रिएक्टिंग विद दिस, ये बाहर हो जाएगा, समझे? और बन जाएगा CH3 CH2O C6H5, दैट इज ऑल। क्लियर है जी? मिटा दो इसको। तो शाम की क्लास के लिए कितने लोग हैं? 2 लोग हैं, 1 2 3 4। नहीं, मैं तो बस ये सोच रहा कैंसिल करी भी तो मेडिकल वालों ही करूँगा, IT वालों के लिए। हाँ वही तो मैं सोच रहा हूँ, हैं इसलिए कि तुम लोग को अच्छा पढ़ा दूंगा ना उस समय। IT छाप पढ़ा दूंगा ना उस समय, ये सोच रहा था मैं, और कुछ नहीं। आज सुबह की क्लास में तुम लोग आए थे क्या 9 बजे? बस तो फिर सुबह 9 बजे भी तो नहीं आए, ऑनलाइन था तू, दिखा? आज मैंने रटाया था ऑनलाइन में, देखा था तुमने? हाँ अब मैं ऑनलाइन क्लास वाली बढ़ाने वाला हूँ NCERT की। अरे लेकिन वो कैसे बढ़ाएंगे यार, वो तो सर अभी 4 दिन क्लास रहे। तो उन लोगों से ग्रेविटेशन कोई पढ़ने जा रहा है क्या? तू जा रही है? हाँ तो कोई बात नहीं, तू तो वैसे भी नहीं आई थी सुबह। अरे तू ऑनलाइन नहीं, 3 हो जाएंगी, 2 तो तू डायरेक्ट अटेंड कर लेगी। हाँ करना, कर 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 कर, तेरे को भी आती है। गुड बॉय। विंडोज को प्रेस करके, अच्छा तू खुशी के पास मत बैठा कर, आलसी हो जाएगा। होगी चालू? एडमिट तो कर। हाँ अब तूने ही वो किया, जा कर सब एडमिट, अब कर। रिकॉर्डिंग चालू कर दी? तो टीचर बनाना तो बैठे बैठे ही पढ़ाएगा सबको। पढ़ने का टीचर बनेगा।
अरे बेटे बारिश होगी। तू लेट के पढ़, मैं थोड़ी देर बैठ भी नहीं सकता। हाँ यस सर स्टार्ट। चलो अरे मैं मजाक कर रहा हूँ, तो सही बोल रहा था। ये वाला मिटाना ना। एन करेक्ट है। अब बोलो क्या रिएक्शन होगी, जल्दी बताओ। ये इसको ले जाएगा, उसके बाद इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। बोलो ओ नेगेटिव आ जाएगा, इधर सी लगा दो। अब देखो मैं तुम्हें बताऊं, ये जो रिएक्शन थी NaOH की प्रेजेंस में कराइए ना। क्या लिया था वहां पे, NaOH लिया था ना पहले, क्यों है मतलब ये लिया था और OH लिया था और Cl और CH3O Na लिया था, ऐसा। हाँ सही है ना, सही है। आउट। चलो आगे। एक बात और, क्या हुआ बेटा, क्या दिक्कत हो गई? अच्छा कुछ नहीं ना, तो पढ़ाऊं? पढ़ा दो। एक बात लिखता हूं यहां पे, अच्छी बात। चलो लेट्स हैव दिस वन। अगला टेस्ट बेटा मैं अच्छा बनाऊंगा, तुम लोग अच्छे से पढ़ के आना, जेई वाले। नेगेटिव पॉजिटिव ऑब्लिक H2O। अभी क्या है, एकदम धुआंधार टेस्ट बना दे पहली बार में ही, तो फिर पता है अगली बार टेस्ट ही नहीं जो बोल के आते तो है ही नहीं नंबर। SN1 चलो बेटा सोचो कि नहीं सोचो। सही है। अरे E2 क्यों लिख दिया मैंने और यहाँ SN1 लिख दिया, अब तो तुम्हें सब पता लग गया। एक सेकेंड, किसी ने कुछ नहीं देखा, नहीं देखा? यहाँ पे ये गुड भैंस है, बोलो बेटा गुड भैंस है, और ये 2 डिग्री है, बोलो बेटा गुड भैंस 2 डिग्री। तो रिएक्शन क्या होगी, एलिमिनेशन की तरफ प्रमोट होगी। इस भैंस का साइज बड़ा है कि छोटा है? अबे बोलो भाई भैंस का साइज बड़ा है कि छोटा है? छोटा है ना। अरे बड़ी भैंस तो ये होती है ना, बोलो यार। छोटी भैंस से मतलब बीटा पोजीशन निकाल लेगी, मतलब मोर स्टेबल एल्कीन बनाएगी, तो जब बाहर जाएंगे। तो रिएक्शन कौन सी, E2 मतलब कौन सा एलिमिनेशन, बीटा एंटी एलिमिनेशन, बीटा एंटी एलिमिनेशन। C डबल बॉन्ड CH3 H डन, CH3OH। अब सोच, क्या ये अच्छी भैंस है? नॉट अ गुड भैंस, बोलो बेटा। इट इज अ न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, बोलो बेटा। अब ये 2 डिग्री है, बोलो ना, और
बीटा पोजीशन पे स्टेरिक हिंड्रेंस भी है, अरे जस्ट साइड वाले कार्बन पे स्टेरिक हिंड्रेंस है ना, तो क्या होगा, ये SN1 की तरफ प्रमोट हो जाएंगे। बोलो बेटा, और ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, आया कि नहीं आया? यदि यहाँ पे एसीटोन लेते तो फिर SN2 के बारे में सोचते, पर चूंकि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लिया तो किसके बारे में सोचा, SN1 के बारे में सोचा। SN1 होगी तो क्या होगा, CH3 CH टकल पॉजिटिव, हाइड्राइड शिफ्ट होगी, C पॉजिटिव, CH3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3OH, ये आके इधर अटैक कर देगा, CCOCH3CC, चेक, सही होगा। अब एक चीज और पढ़ाता हूं मैं, अब पढ़ाऊं, इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिना, जैसे H2SO4 का है ना, ऐसे वो एल्यूमिना वाला था जो मुझे H3PO4 का याद आ रहा था, एल्यूमिना वाला, ठीक है ना, सेम रिएक्शन होती है। हाइयर टेम्परेचर पे एल्यूमिना की प्रेजेंस में एल्कीन बन जाता है और रिलेटिवली लोअर पे ईथर बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो तापमान है 200 से 250 और 350 से 400 है। मिटा दूं सबसे ऊपर वाले को, चलो, प्रिपरेशन ऑफ ईथर इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिना, अच्छा है, ये याद रखना बेटा, ईथर है बहुत इंपॉर्टेंट, हाँ कंफ्यूजन भी है। रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ alcohol in presence of alumina, Al2O3, CH3CH2OH, in presence of Al2O3 200 से 250 डिग्री सेंटीग्रेड शुद्ध रटने का है, कोई मिलावट नहीं, बिल्कुल सही बात। देखो आप घी की खुशबू आएगी, इन प्रेजेंस ऑफ Al2O3 350 डिग्री से लेके 400 डिग्री एल्कीन बन जाएगा। यही काम हुआ था किसकी प्रेजेंस में, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की, लेकिन वो 140 और 170 पे हुआ था। देखो 230 याद था ना, तो इसीलिए याद था कि वो क्या होता है बुक्स में कहीं कहीं 230 ही लिखते हैं इसका एवरेज आउट करके कुछ कुछ। चलो गाइस, अब लिखेंगे हम, 1 मिनट नहीं लिखेंगे, जल्दी लिखेंगे, बैठने वाला नहीं हो तो, नहीं अब तो बहुत जोर से आ रही, हाँ पानी पी लो, ये सही है, चाय नहीं पी रहा, चाय तो भाई चॉकलेट डाल के लाया हूं, जिंजर, हाँ बेटा, बेटा तू गाइस, है चलो गाइस लिखो फिजिकल प्रॉपर्टीज, लिखो बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज, लिखो बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज। रिएक्शन, फिजिकल प्रॉपर्टीज लिखो, फर्स्ट टू, हाँ बेटा कौन सी वाली,
Before addition, not the addition. ये क्या बनाया? ये तो गिग्नार्डियन की रिएक्शंस है। हाँ तो गिग्नार्डियन के टाइम बताना था ना। ला बता दूं? हाँ तो ठीक है, मत बता फिर अभी। वैसे सही है वो, ये वाला भी सही है और ये वाला भी सही है। ये हार्ड बेस होता है, हार्ड एसिड पे अटैक करता है, और ये उतना हार्ड नहीं होता तो ये सॉफ्टवेयर पे अटैक करता है। प्रोडक्ट तो सही बनाया तुमने, तीसरे वाले का नहीं बता। चलो गाइस, फिजिकल प्रॉपर्टीज लिखो। फर्स्ट टू ईथर्स, प्लीज राइट फर्स्ट टू ईथर्स, डाइमिथाइल ईथर एंड इथाइल मिथाइल ईथर। पहले दो ईथर, ये वाला ईथर और ये वाला ईथर गैस है। लिख बेटा, दे आर गैस। हाइयर ईथर आर वोलेटाइल लिक्विड। हाइयर ईथर आर वोलेटाइल लिक्विड। volatile liquid. Ether have less BP than alcohol. Ether have less BP than alcohol, क्योंकि अल्कोहल में क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एनसीईआरटी दिखाना बेटा, कुछ तो लिखा होगा इसके बारे में। ओके गाइस, मैं पढ़ देता हूँ एनसीईआरटी में क्या लिखा है। द CO बॉन्ड इन ईथर आर पोलर, thus ether have net dipole moment. The weak polarity of ether do not appreciably affect their boiling point, which are comparable to those of alkane. The weak polarity of ether do not appreciably affect their boiling points, which are comparable to those of alkanes of comparable molecular masses, but are much lower than boiling point of alcohol, as shown in following cases. अंग्रेजी तो बेहतरीन होती है यहाँ पे, मतलब उसका तो कोई तोड़ ही नहीं है। आप देखें, हाँ जाओ जाओ, देखो क्लियर है? जा रही हूँ, कोई तबीयत खराब हो इसलिए जा रही हूँ। चलो हाँ तो और बुरी बात। चलो आगे बढ़ते। ऑनलाइन लेक्चर चल रहा है, क्यों? मैं क्या बोल रहा था, डिस्टर्ब मत किया करो, ठीक है ना? सुनो मेरी बात को ध्यान से। एनसीईआरटी ने क्या लिखा है, जबरदस्त स्टेटमेंट लिखा है। द वीक पोलैरिटी ऑफ ईथर, जो वीक पोलैरिटी होती है ईथर की, डू नॉट अप्रिशिएबली अफेक्ट देयर बॉइलिंग पॉइंट, उनके बॉइलिंग पॉइंट को ज्यादा अफेक्ट नहीं करती है। क्लियर है? अब जब वीक होती है तो नहीं करती अफेक्ट। सेंटेंस तो ऐसे लिखा है जैसे कि मतलब ये लग रहा है कि वीक पोलैरिटी डू नॉट अप्रिशिएबली अफेक्ट। अरे भाई वीक पोलैरिटी है तो इसलिए तो हाँ अफेक्ट नहीं करती। डू नॉट अप्रिशिएबली अफेक्ट, ऐसा लग रहा है जैसे कि स्ट्रॉन्ग वाली थी और उसने अप्रिशिएबली अफेक्ट नहीं किया। इसलिए मैंने कहा अंग्रेजी इनकी मस्त ऑर्डर की होती है। आपको कभी भी अंग्रेजी आ जाएगी, आप बेहोश हो गिर जाओगे, आपका आंसर सही नहीं आएगा। अच्छा, सेम स्टेटमेंट। अच्छा, the weak polarity of ether do not appreciably affect their boiling point, which are comparable to those of alkane. इनके boiling point comparable हैं किससे? alkane से, लगभग alkane के बराबर होते हैं of comparable molar mass, but are much lower than boiling point of alcohol. तो देखो n पेंटेन का boiling point 309.1 है, जबकि डाइथाइल ईथर का 307.6 है। आएगा 5 1 2 3 4 1 2 3 4 और ये 5, इसमें तो कम हो गया। समझे बात को? ना क्वेश्चन दे दिया ना, अच्छे से अच्छों के पसीने छूट जाएंगे, उनका आंसर गलत आएगा। सोचो, इसने एन पेंटेन का बॉइलिंग पॉइंट दिया 309.1 और इथॉक्सी इथेन का दिया 307.6, जो कि छोटा है। ब्यूटानॉल का 390 दिया। हालांकि एग्जामिनर ये क्वेश्चन तो जरूर पूछ सकता है आपसे कि बताओ ईथर के बॉइलिंग पॉइंट एल्केन जैसे होते हैं या अल्कोहल के ज्यादा नजदीक होते हैं? तो एल्केन के ज्यादा नजदीक होते हैं, अल्कोहल से दूर होते हैं। क्लास में बैठे हो, सुन रहे हो, ध्यान से सुनो।
हाँ यही तो कह रहा हूँ, लेकिन एल्केन में और ईथर में 2 केल्विन का फर्क था, उसमें तो लगभग 80 केल्विन का फर्क था। The large difference in boiling point of alcohol and ether is due to the presence of hydrogen bonding in the alcohol. The miscibility of the ether with the water resemble those of the alcohol. मतलब वाटर की जो मिसिबिलिटी होती है अल्कोहल से, द मिसिबिलिटी ऑफ ईथर विद वाटर, ईथर जिस तरीके से पानी में घुलता है उसकी जो मिसिबिलिटी होती है वो रिजेंबल करती है अल्कोहल की तरह, ऑफ सेम मोलर मास। बोथ इथॉक्सी एथेन एंड ब्यूटेन 1 ऑल आर मिसिबल इन ऑलमोस्ट द सेम एक्सटेंट, मतलब उनकी मिसिबिलिटी समान होती है। काय को इसलिए कि ईथर जो होगा वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा, लेकिन ईथर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करेगा। ऐसी बात समझने के लिए केमिकल बॉन्डिंग की क्लास अटेंड करना जरूरी है। ये रहा वो वाला लोन पेयर, इसकी ओर बढ़ जाएगा, समझे। और यही कहानी होती है किसमें, अल्कोहल में, ये OH, ये रहा लोन पेयर बढ़ जाएगा 1 2 3। पर ईथर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं दिखाता, लेकिन ईथर पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाता है। बोलो बेटा, बात क्लियर है। इथाइल अल्कोहल जितना ईथर में घुलता है उतना ही इथाइल अल्कोहल जितना पानी में घुलता है लगभग उतना ही डाइमिथाइल ईथर पानी में घुल जाता है, बिकॉज बोथ विल शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। समझा। अब तुम बोलोगे यदि हायर ईथर हो गए तो वो तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं दिखाएंगे, तो हायर अल्कोहल भी नहीं दिखाते, बिकॉज ऑफ स्टेरिक कंडेंस। केमिकल बॉन्डिंग क्लास आके ट्रेन करना उसके लिए। नेक्स्ट, both ethoxy ethane and butane 1 all are miscible up to the same extent, 7.5 and 9 gram per 100 ml of water. This is due to the fact that just like alcohol, oxygen of the ether can also form hydrogen bond with the water molecule. बहुत बढ़िया, ठीक है बेटा। ये थी फिजिकल प्रॉपर्टीज फॉर यू। आप लिख ले अपनी कॉपी में, क्या लिखेंगे कॉपी में दर्ज करो। चलो, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ether are similar to boiling point of alkane of similar molecular weight, 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 4। और क्या दिया था, अल्कोहल, पेंटेनॉल दिया था। अल्कोहल में कौन सा अल्कोहल दिया था बेटा, ब्यूटेनॉल। ये 390 केल्विन दिया था, चेक। ये वाला 307 केल्विन, और ये 1 केल्विन, ठीक है। However, solubility of ether is similar to that of alcohol, because although ether does not show hydrogen bonding with another ether, but ether shows hydrogen bonding with Zellua, but ether shows hydrogen bonding with Zellua as similar to alcohol। करेक्ट है बेटा। चलो जी, आज की सेवा समाप्त यहाँ पे। मतलब अरे
आज की सेवा समाप्त मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी पे समाप्त। अरे भाई साहब, ये एनसीईआरटी में आपको बता रहा हूं, आप कोई किताब पढ़ लो, किताब के अंदर लिखा रहता है कि ईथर आर लेस सॉल्युबल इन वाटर, मोर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। समझ रहे बात भी सही है, गलत बात नहीं है, क्योंकि हाइयर ईथर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाते ही नहीं है, तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ही सॉल्युबल है, पर एग्जाम में आना ही नहीं है वो सब थ्योरी। एग्जाम में तो बोलेगा ईथर उतने ही सॉल्युबल है जितनी अल्कोहल सॉल्युबल है। अब हो गए कचरे, बैठे रहो सोचते रहो, तुम्हें लगेगा वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाता है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं दिखाता। ठीक है बेटा। और यदि वो ये सिंपल सेंटेंस देते कि ईथर के बॉइलिंग पॉइंट लगभग लगभग एल्केन जैसे होते हैं, तो मैं बता रहा हूं 100 में से 90% बच्चों का ही आंसर गलत हो जाएगा और 80% टीचर्स का आंसर गलत हो जाएगा। अरे यार, वो लॉजिक क्या लगाएगा? लॉजिक लगाएगा पोलर नॉन पोलर वाला, कचरा हो जाएगा। और आना एग्जाम में वही हो जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ। ठीक है, चलो आओ आगे बढ़े बेटा। आगे आती है केमिकल प्रॉपर्टीज। करेक्ट है बेटा। आप लोग साथ साथ इसकी एनसीईआरटी पढ़ते जा रहे हो क्या? नहीं पढ़ रहे? पढ़ ली ना। जिसे सेलेक्ट होना हो तो पढ़ता जा रहा होगा। भाई साहब, इंतजार क्यों कर रहे हो? मैं पढ़ाऊं उसके बाद ही पढ़ो। ऐसा क्यों नहीं करते? जब तक मैं पढ़ाने पे आऊं तब तक तुम्हें रटी जाएगी। भाई साहब, उसी तो तुम्हारी स्ट्रांग हो जाएगी। तो तेरा उसी में क्वेश्चन गलत हुआ था कि नीट में? नहीं हुआ ना? अब सही बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है? सही बोल रहा है। ओसीआई का ऐसे थी, एनसीईआरटी से। इससे एनसीईआरटी के अलावा कुछ पढ़ा ही नहीं। इसकी क्लास में मैंने एनसीईआरटी के अलावा कुछ पढ़ा ही नहीं। इसकी क्लास में एक से एक धुरंधर बच्चे थे, नहीं पढ़ने वाले। तो मेरे को एक बात समझ में आ गई थी, या तो इन्हें बिल्कुल ही कुछ मत पढ़ाओ या इतना सा पढ़ा दो। तो इतना सा मैंने सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ाई। हालांकि ड्रॉपर बैच में भी मैंने यही किया था, लेकिन ड्रॉपर वालों ने वो भी नहीं पढ़ी। तुम्हारे में इनऑर्गेनिक पढ़ाई थी तो एनसीईआरटी पढ़ाई थी, जिसमें फिजिकल पढ़ाई उसमें भी सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ाई थी। चलो आओ आगे बढ़े। अभी अपन फिजिकल केमिस्ट्री भी बिल्कुल वैसे ही डिस्कस करेंगे। इधर आ जाएगा बोर्ड पे एनसीईआरटी, उसके बाद एक एक क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री का डिस्कस एनसीईआरटी का बोर्ड पे ही होगा क्लास के अंदर। ठीक है ना? चलो, केमिकल प्रॉपर्टी इसलिए बोल रहा हूं कि एक क्लास बढ़ानी पड़ेगी एनसीईआरटी की। केमिकल प्रॉपर्टीज देखो बेटा, ये सब क्लास बढ़ाने में मुझे बहुत कष्ट होता है। केमिकल प्रॉपर्टीज लिखे बेटा। नंबर 1, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर एंड रिएक्शन विथ HI। हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर and reaction with HI। हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर एंड रिएक्शन विथ HI लिखो। लिखना बेटा। ROR इन प्रेजेंस ऑफ NaOH। पहले भी बताया था एक बार। OH स्टेट आएगा, इस पर अटैक करेगा, इसको उड़ा देगा, इसकी कोई संभावना नहीं। नो रिएक्शन। गुड भैंस कैन नॉट बी रिप्लेस बाय बैड भैंस। इंग्लिश पे बोला, समझ में नहीं आया क्या? अच्छी भैंस को बुरी भैंस रिप्लेस नहीं कर सकती। ठीक है, अगला लिखो। ईथर आर स्टेबल इन बेसिक मीडियम। Ether are stable in basic medium because RO negative is a bad leaving group. Because RO negative is a bad Lg, it is a good भैंस। गुड भैंस बैड Lg होती हैं। ठीक है। Therefore,
ether is used as a solvent for RMGX Grignard reagent. लिख लो बेटा. However, cyclic ethers like, बोलो ये वाला, ये रिएक्ट कर जाता है ड्यू टू एंगल स्ट्रेन. reacts with RONA ड्यू टू एंगल स्ट्रेन. ये मैं आपको करा भी चुका हूं रिएक्शन कहीं पे. मुझे ऐसा पता नहीं क्यों याद आ रहा है कि मैंने करा दी थी वाली रिएक्शन. ROR dash in presence of acidic medium HOH. ये क्या बनाएगा? ROR dash at टकलू पॉजिटिव चार्ज. अब आएगा जलुआ. जलुआ इधर भी अटैक कर सकता है और जलुआ इधर भी अटैक कर सकता है. ROH भी बन सकता है, R-OH भी बन सकता है. इस पे 18 लिख दो. 18 इधर भी हो सकता है, 18 इधर भी हो सकता है. समझा? समझ गया? अरे तेरे को देख के ऐसे ही लगता है, ऐसे भोले बन के हैं बैठे. देखो सर, मैं मासूम बच्चा, मेरी तरफ आपने क्यों देखा? चेंज तो करनी पड़ेगी डेफिनेशन. एच आ गया, ये पॉजिटिव आ गया. अब अटैक होगा जलुआ का. इस पे 18 कर दूं. 18 करेक्ट है. अब बेटा रिएक्शन कौन सी होगी? SN2 की SN1? बताओ. ये बोला SN2, ये बोला SN1. SN1 में क्या बनता है? इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन. कार्बोकेटाइन, इसमें कार्बोकेटाइन जो बनेगा स्टेबल होगा अनस्टेबल होगा? तो SN1 होगी कि SN2 होगी? SN2 होगी. तो रिएक्शन होगी SN2. SN2 पे अटैक कहाँ होगा? मिथाइल पे कि इथाइल पे? इथाइल पे कि मिथाइल पे? SN2 पे अटैक कहाँ होता है? लेस एंडर्ड साइड पे. लेस एंडर्ड साइड कौन सी है? जे वाली कि जे वाली? जे वाली मत बोल देना, घुसा मार देना. वो वाली लो. ना जे वाली ना जे वाली, वो वाली. मिथाइल वाली, मिथाइल वाली. चलो अच्छा रहा तूने ये नहीं बोला मेरी वाली. CH3OH. इसका मतलब नो रिएक्शन हो जाता. ये बताओ, कोई है ही नहीं ना. हाँ, जब इसमें और इसके ऊपर वाले में क्या? इसकी और इसकी ऊपर वाली में क्या फर्क है? उसमें हमें पता नहीं आर क्या है, आर डैश क्या है. इसलिए हमने ऐसा लिख दिया. हमें क्या पता क्या बनेगा. लेकिन अब हम पता लगा रहे हैं कि क्या बतेगा. अब हम आर डैश को डिफाइन करेंगे. ठीक है जी. क्या हुआ बेटा? चल बेटा इधर ही पढ़ लो ना.
ये वाली नहीं है बात। पढ़ा लूं? H+/OH सही है? बोलो। अब ये बात तो तय कि यही वाला OH+ लेगा क्योंकि ये अकेले ही है। ये तुम्हें आधे O तो नहीं लग रहे? कार्बन है, इतने भी होशियार करे। अब इसमें से यदि एक भी 3 डिग्री है आउट ऑफ 2 एल्काइल ग्रुप, if 1 is 3 डिग्री, मीडियम कौन सा एसिडिक है? सिंस मीडियम इज एसिडिक, मैकेनिज्म SN1, ये कार्बोकेटाइन बन जाएगा। CH3O18 कर दूं इसको, इसके साथ चल जाएगा, जलुआ आएगा, अटैक करेगा, ये बन जाएगा। ठीक, तापमान बढ़ाओगे तो एलिमिनेशन होगा। या क्या बोल रहे? ठीक है बेटा, हो गया? टाइम हो गया क्या? कितना हुआ है? यदि एनहाइड्रस HI ले लो, एक लास्ट रिएक्शन बस इसी में होता है, इसको मिटा दो, नीचे वाला मिटा दो। यदि एनहाइड्रस HI ले लिया जाए तो कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा, तो SN2 रिएक्शन फॉलो होती है। यदि इधर लिया और यहां पर एनहाइड्रस HI लिया तो उस केस में SN2 रिएक्शन होती। ठीक, एक्चुअली एनहाइड्रस मीडियम में कार्बोकेटाइन स्टेबलाइज नहीं होगा। तुम समझे बात को बेटा? एनहाइड्रस मीडियम मतलब आप पानी वानी नहीं, ठीक है ना? तो सॉल्वेंट वो नहीं है जो कि SN1 को प्रमोट कर पाए, तो देयरफॉर रिएक्शन क्या होगी? SN2 हो जाएगी। समझे बात को? वहीं पर यदि मान लो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड HI ले लिया जाए तो SN1 हो जाएगी। कॉन्सेंट्रेटेड HI लिया जाए तो रिएक्शन SN1 होगी। ये थोड़ा सा याद करने का भी है, याद कर लोगे बेटा? वैसे कई सारी तो लॉजिक से होगी। हाँ, लॉजिक से हो जाएगी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा याद भी करना पड़ेगा। CH3OH, ज्यादातर जगह पर मैंने आपको लॉजिक बता दिए हैं। आप चाहें तो अपनी कॉपी पे वो लॉजिक लिख लें, जिससे कि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। एनहाइड्रस में क्या हुआ है? एनहाइड्रस रिएक्शन में क्या हुआ है? SN2 हुआ है। ठीक है, कोई कार्बोकेटाइन स्टेबलाइज नहीं हो पाएगा, जबकि कॉन्सेंट्रेटेड HI की प्रेजेंस में एसिडिक मीडियम में कार्बोकेटाइन स्टेबलाइज हो जाता है। अरे बोले बेटा, जो कार्बोकेटाइन होता है वो एसिडिक मीडियम में स्टेबलाइज हो जाता है, बेसिक मीडियम में भी स्टेबलाइज नहीं होता।
और एनहाइड्रस मीडियम में भी स्टेबलाइज नहीं होगा। देयरफॉर एनहाइड्रस मीडियम में क्या होगा, SN2 रिएक्शन होगी, और जब कॉन्सेंट्रेट HI लोगे तो कार्बोकेटाइन स्टेबलाइज हो जाएगा, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा, रिएक्शन मैकेनिज्म SN1 होगा। तो तुमने क्या सीख लिया, यदि 1 डिग्री एल्काइल ग्रुप है तो SN2 मैकेनिज्म, यदि दो में से एक भी 3 डिग्री का है तो SN1 रिएक्शन, यदि एनहाइड्रस HI लिया तो SN2 रिएक्शन, और यदि आपने कॉन्सेंट्रेट HI लिया तो SN1 रिएक्शन। अब कल और भी बहुत सारे इसमें वेरिएशन है, वो कल बात करेंगे। तब तक के लिए विराम लेते हैं। टाटा बाय बाय, सी यू, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।